दोस्तों नमस्कार। कोई भी देश कितने दिनों तक सट्टे के आधार पर चल सकता है? कोई भी देश क्या वाकई मैनिपुलेशंस के आधार पर चल सकता है? कोई भी देश सिर्फ पैसे से पैसा बनाने की दिशा में देश के नेटवर्थ को बढ़ते हुए दिखाने की दिशा से क्या चल सकता है? और इस देश के भीतर सब कुछ जब नीचे जा रहा हो और कॉरपोरेट के नेटवर्थ लगातार ऊपर जा रहे हो, तो क्या यह देश उस आश्रय चल सकता है? यह सवाल दरअसल भारत के शेयर बाजार से जुड़ा है। उस शेयर बाजार से जिसका नेटवर्थ जब कुलांचे मारता है तो फिर कोई रोकने वाला होता नहीं। और उस शेयर बाजार के नेटवर्थ के आश्रय जब भारत के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का नेटवर्थ इस देश की जीडीपी की तुलना में कई सौ गुना ज्यादा बढ़ते चला जाता है, तो फिर इस देश में कोई आश्चर्य नहीं करता, सिर्फ यह मान लेता है कि दरअसल सरकार के साथ वो कॉरपोरेट खड़ा होगा। तो क्या भारत के भीतर के कॉरपोरेट और सत्ता के नेक्सस का खेल इस देश के शेयर बाजार को खत्म कर चुका है? यानी इस देश में करोड़ों निवेशक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, वह सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैसा लगाते हैं कि उन्हें इस बड़े बड़े कॉरपोरेट की हिस्सेदारी में से थोड़ा बहुत मुनाफा हो जाए, और इस पूरे शेयर बाजार में लगे हुए पैसे का कोई असर भारत के किसी भी सेक्टर से जुड़ा हुआ नहीं होता है। यानी नौकरियां नहीं मिलेंगी, यानी इस देश में उत्पादन ठप रहेगा, यानी इस देश के भीतर का कोर सेक्टर नेगेटिव में होगा, भारत की जीडीपी डामाडोल होगी, महंगाई बढ़ रही होगी, बैंकों का इंटरेस्ट रेट कम होगा, लोगों की मुश्किलात, उनकी परेशानी ज्यादा से ज्यादा होगी, लेकिन इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ कम नहीं होगा। शेयर बाजार के अंक एक के बाद एक, कभी 100, कभी 1000, कभी 2000 अंक ऊपर चढ़ते हुए दिखाई देने चाहिए। क्या इसी आधार पर पूरा शेयर बाजार खड़ा कर दिया गया? और उसके बाद जब शेयर बाजार को लेकर एक रिपोर्ट ऐसी आती है जो खुले तौर पर यह बतलाती है कि दरअसल एक कंपनी ने कितनी गड़बड़ियां कर रखी हैं, तो उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री यह कहने से नहीं चूकते हैं, उन्होंने इस देश में लाल फीताशाही खत्म कर डाली। कानून का राज दरअसल अब बिल्कुल नए अंदाज में चलता है। इस देश में कोई फ्रॉड कर नहीं सकता है। शेल कंपनियों को खत्म कर दिया गया। और फिर वही रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट लेकर आती है और बतलाती है कि दरअसल शेल कंपनियां भी चल रही है, हवाला रैकेट भी चल रहा है, कॉरपोरेट का मुनाफा कैसे बढ़ रहा है, और उसमें भागीदारी जिसकी निगरानी होनी चाहिए उसी की है। यहीं से असल खेल इस देश के भीतर में शुरू होता है, क्योंकि सेबी का काम शेयर बाजार पर निगरानी रखने का है। लेकिन शेयर बाजार पर निगरानी रखने के बदले अगर सेबी और उसके अधिकारी ही नहीं, बल्कि उसके परमानेंट सदस्य, उसके चेयरमैन और बीएसई से जुड़े अधिकारी भी अगर इस गोरख धंधे में शामिल हो जाएं, तो फिर बचेगा क्या? जनवरी 2023 में हिडेनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट का असर यह हुआ कि सिर्फ 36 घंटों के भीतर 11.5 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप के शेयर बाजार में डूब गए। और इस देश के भीतर हड़कंप मच गया इस तरीके से कि शेयर बाजार में कैसे कोई कॉरपोरेट अपने मैनिपुलेशन के आश्रय चला सकता है। और उस मैनिपुलेशन को बरकरार रखने में जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे उसमें सरकार से जुड़े हुए एलआईसी का जिक्र कीजिए, एसबीआई का जिक्र कीजिए, इन्होंने पैसा उसी कंपनी के शेयर को दोबारा से बेहतरीन करने के लिए लगाया और उस शेयर को खरीद लिया। यानी नेक्सस किसी एक कंपनी की गड़बड़ी भर का नहीं, नेक्सस सिर्फ उस सेबी के चेयरमैन और जुड़े हुए अधिकारियों के गोरख धंधे और साथ जुड़कर काम करने भर का नहीं, बल्कि शेयर बाजार के भीतर सरकार और सरकार से जुड़ी हुई कंपनी जो पीएसयू के तौर पर है, उनका पैसा भी डाइवर्ट करके शेयर बाजार को किसी भी हालत में बरकरार रखना है, यह संदेश दिया गया। तो फिर मुंबई के स्पेशल ब्रांच जो एंटी करप्शन ब्यूरो का है, उसकी अदालत ने एंटी करप्शन ब्यूरो को निर्देश दिया
कि अब आप एफआईआर दर्ज कीजिए। उस एफआईआर में इन तमाम बातों का जिक्र होना चाहिए कि सेबी का कानून क्या कहता है। इस बात का जिक्र होना चाहिए कैसे करप्शन होता है और कैसे मिली भगत होती है। उसमें इस बात का जिक्र होना चाहिए कि एक नियामक संस्था ही अगर गड़बड़ी करे तो फिर रास्ता क्या निकलेगा, यानी कार्रवाई कड़ी कैसे हो। इस दिशा में एफआईआर उसी रूप में तैयार होनी चाहिए। यह एफआईआर 6 लोगों के खिलाफ होगी। पहला नाम सेबी की चेयरमैन रही माधवी पुरी बुच, जो 48 घंटे पहले सेबी से रिटायर हुई है। 3 बरस तक यह सेबी में चेयरमैन रही। पहली महिला थी जो सेबी की चेयरमैन बनी, लेकिन पहली महिला इस रूप में भी थी कि पहली बार किसी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति को लाकर यहां पर सेबी चेयरमैन बनाया गया। इससे पहले तमाम सेबी चेयरमैन जो होते थे वह आईएएस होते थे, सरकार के साथ काम करने वाले होते थे। लेकिन कॉरपोरेट के साथ काम करने वाले माधवी पुरी बुच को जब सेबी का चेयरमैन बनाया गया, तब यह सवाल बहुत हल्के फुल्के तरीके से खड़े किए गए थे। क्या वाकई जिस कॉरपोरेट के साथ ये जुड़ी रही, काम करती रही और उसके शेयर जो शेयर बाजार में होंगे उनसे लेकर क्या गोरखधंधा नहीं होगा? किसी ने ध्यान नहीं दिया। बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी कांड जो सामने आया, और उसके बाद एक अगली रिपोर्ट ने बतला दिया कि दरअसल सेबी की चेयरमैन माधवी पुरी बुच सीधे तौर पर कैसे कंपनी के शेयरों के साथ और कंपनी से मुनाफा पाते हुए, यानी डबल तरीके से उन्हें मुनाफा कैसे मिल रहा है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा गया। उस दौर में यह पूरा मामला ना तो ईडी ने उस तरफ ध्यान देने की कोशिश की, और जब विपक्ष ने पूरा मामला उठाया और शेयर बाजार की गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई जांच नहीं बैठाई। जिस बात का जिक्र हो रहा था, कम से कम एक स्पेशल टीम तो बना देते, एक एसआईटी तो बना देते। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ही कहा, आप नियामक संस्था हैं, आप ही चीजों को देखिए और हमें बताइए कि गड़बड़ियों को ठीक कैसे किया जा सकता है। यानी जो गड़बड़ी कर रहा है उसे ही सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, अब आप बताइए कैसे ठीक किया जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स की राय लीजिए, कुछ हम एक्सपर्ट्स देते हैं और पूरी रिपोर्ट जो आई है उस रिपोर्ट पर आपकी क्या सोचना है, ये बताइए हमें। कल्पना के परे की परिस्थिति है। इस देश के भीतर 1 दर्जन सरकार के अपने इंस्टीट्यूशन हैं जो इस देश में आर्थिक अपराध को पकड़ने और रोकने का काम करते हैं। इस दौर में हर किसी की जुबान पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम हो सकता है। उसने भी कोई पहल नहीं की, सीबीआई ने कोई पहल नहीं की, और एक विसल ब्लोअर के जरिए, एक जर्नलिस्ट के जरिए जब यह मामला एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट में गया, तो उस कोर्ट को यह डायरेक्शन देना पड़ गया कि दरअसल अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, क्योंकि लगता ऐसा है कि लार्ज स्केल पर फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है, रेगुलेटरी वायलेशन हुआ है, करप्शन हुआ है। और स्पेशल जज शशिकांत एकनाथ राव बंगर ने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र कर दिया कि दरअसल यह नियामक चूक एक मिली भगत का सबूत है, जिसके लिए निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है, और अदालत ने जांच की निगरानी करने का फैसला किया और 30 दिनों के भीतर यह रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और इसको लेकर जिन 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज में नाम लिखे गए, उसमें एक माधवी पुरी बुच है। इसके अलावे 3 परमानेंट मेंबरान हैं जो सेबी के साथ जुड़े रहकर काम करते हैं। 2 बीएसई से जुड़े ऑफिशियल हैं जिनको ऊपर करप्शन का पूरा चार्ज है। किस तरीके से यह पूरी मिलीभगत कर रहे थे, देख लीजिए। जो लिख कर आया है, बकायदा सेबी की तरफ से इसे जारी किया गया। तो इस प्रेस रिलीज में जानकारी दी गई है कि किस किस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश हैं, और अब इसमें अदालत को कार्रवाई करनी चाहिए। और एक निष्पक्ष जांच का जिक्र करते हुए कहा गया है कि कुल 6 अधिकारी, यानी चेयरमैन के साथ 3 परमानेंट मेंबर और 2 बीएसई से जुड़े अधिकारी हैं। लेकिन इसके बाद
जिन बातों का जिक्र एफआईआर की कॉपी में है उसमें बहुत साफ तौर पर यह लिखा गया है कि स्टॉक एक्सचेंज पर एक कंपनी के फर्जी लिस्टिंग के संबंध में बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी, नियामक उल्लंघन और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। उस आरोप के साथ जो बातें कही गई उसमें यह दावा किया गया है कि सेबी के अधिकारी अपने वैधानिक कर्तव्यों से पूरी तरीके से विफल रहे, बाजार में हेर फेर की सुविधा उन्होंने दे डाली और निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं करने वाली कंपनी की लिस्टिंग की अनुमति देकर कॉरपोरेट को धोखाधड़ी करने के लिए सक्षम बना दिया। यानी जिस सेबी का काम था कि वहां कोई गड़बड़ी ना हो, उसने कैसी पूरे सिस्टम को क्रिएट किया जिससे यह साफ तौर पर लगे कि दरअसल जो धोखाधड़ी कर सकता है खुलकर कर ले। और इस दौर के शेयर बाजार का सच शायद इसीलिए बड़ा त्रासदीदायक है और लोगों का भरोसा उठने लगा है, और शायद इसीलिए सरकार के जमीन तले जमीन खिसक रही है। पैर तले जमीन ये खिसक अगर रही है तो इसीलिए उसने इस बार किसी कॉरपोरेट के व्यक्ति को सेबी चीफ नहीं बनाया। 48 घंटे पहले जो ऐलान हुआ वो तुहिन कांत पांडे जी का ऐलान हुआ। तुहिन इससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े थे। जनवरी के महीने में उनको फाइनेंस सेक्रेटरी के पद पर लाया गया और उसके बाद उन्हें सेबी चीफ बनाया गया। यानी पुरानी परंपरा में सरकार को लौटना पड़ा कि कॉरपोरेट का खेल शेयर बाजार का खेल नहीं हो सकता है। इस देश के भीतर छोटे छोटे निवेशक जिनकी तादाद 1 करोड़ से ज्यादा है, उनके साथ जो धोखाधड़ी और जो ठगी होती है उसमें सेबी ही अगर मशगूल हो गई ऐसी व्यवस्था बनाने में कि जो पैसा लगा रहा है, जिस तौर पे लगा रहा है, वह मुनाफा बनाता चला जाए और पूरा बुलबुला ऊपर उफनते चला जाए। इसीलिए ध्यान दीजिए, इस दौर में शेयर बाजार जो ढहढहाकर गिरते चला जा रहा है वह दरअसल उस मैनिपुलेशन का ही असर है जो कि कॉरपोरेट को मुनाफा देने के लिए कॉरपोरेट के साथ संग खड़े होकर ठगी करने की दिशा में, करप्शन को बढ़ाने की दिशा में सारे खेल से भी कर रहा था। तो हो सकता है यह सवाल आपके जहन में इस दौर में जरूर हो, क्या वाकई सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बुच ने अगर कॉरपोरेट कंपनियों को लाभ पहुंचाया जिनके साथ वो जुड़ी रही, जो पूरी रिपोर्ट थी और उसमें वो खुद शेल कंपनी से जुड़े थे, उनके पति का जिक्र हुआ। इस बात का भी जिक्र हुआ कि अडानी के भाई भी किस रूप में जुड़े रहे और शेल कंपनियों के आश्रय कैसे पैसा ट्रांसफर होता रहा और नेटवर्थ को बढ़ाने की दिशा में क्या क्या कार्य हुए, उसी के आश्रय पूरे शेयर बाजार का बुलबुला फूटते चला गया और एक झटके में पिछले 5 महीनों में तकरीबन 90 लाख करोड़ रुपए डूब गए। तो क्या यह सब सिर्फ और सिर्फ ऐसी सिचुएशन थी जिसको खड़ा किया गया? यानी भारत की इकोनॉमी दुनिया में तीसरे नंबर पर हो जाए उस नेटवर्थ में तो तमाम कॉरपोरेट का पैसा भी शामिल है, वही तो देश का पैसा होगा। और इस देश के भीतर में असमानता भी सबसे ज्यादा है। तो एक तरफ कॉरपोरेट की पूंजी, दूसरे तरफ इस देश में 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर खड़े। इस असमानता के बीच में इस देश के भीतर वित्तीय घोटाले घपले खुलकर अगर हो रहे हैं और उसका बड़ा केंद्र अगर शेयर बाजार है, तो क्या इस एसीबी की एफआईआर के बाद अब कानूनी प्रक्रिया के साथ वो सारी चीजें खुल सकती हैं? जिसमें पहला सवाल यह भी होगा कि ईडी ने क्यों कार्रवाई नहीं की, सीबीआई ने कोई केस क्यों नहीं किया, और बात तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगी कि उन्हीं सवालों को लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। और जानकर हैरत मत होइए, शिकायतकर्ता ने जिसके आधार पर जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं उन्होंने जब बात की जानकारी दी कि शशिकांत एकनाथ राव बांकर स्पेशल जज, उन्होंने जो एंटी करप्शन ब्यूरो से कहा है एफआईआर दर्ज करने के लिए, उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि इस देश के भीतर पुलिस का दरवाजा भी उन्होंने खटखटाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और इस देश के कानून प्रवर्तन एजेंसियां और नियामक निकायों से भी अपील की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी ये तमाम बातों का जिक्र ऑफिशियली इस देश के उन एजेंसीज के पास किया जा रहा था जिनका काम है इस पर रोक लगाना, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। और फिर अदालत का कहना है, बहुत साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल यह एक बेहद गंभीर अपराध के संकेत देता है जिसकी जांच की आवश्यकता है। और अदालत की तरफ से यह भी कहा गया, जो स्पेशल कोर्ट है
इस पर जोर दिया गया कि सेबी और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की अब आवश्यकता है और इसीलिए अब एसीबी वर्ली जो है यानी एंटी करप्शन ब्यूरो वर्ली जो है वो मुंबई क्षेत्र के भीतर वो आईपीसी के तहत, करप्शन निवारण अधिनियम के तहत, सेबी अधिनियम के तहत और इसके अलावे जो भी प्रासंगिक धाराएं हैं सबके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करे। कई सवाल इस जहन में हो सकते हैं क्योंकि शेयर बाजार से लोगों का उठता हुआ भरोसा और इस दौर में शेयर बाजार में डूबती हुई रकम, इस दौर में सरकार द्वारा अपनी अर्थनीति को ना संभाल पाने की परिस्थितियां और इस देश के भीतर पहली बार सरकार और उसकी एजेंसियां का गठजोड़ खुले तौर पर इस पूरे कांड में अगर नजर आता है तो क्या यह कोई कह सकता है कि अगर पूरी फाइल खुल गई और ईमानदारी से जांच की प्रक्रिया शुरू हो गई तो हर वो अधिकारी इस कटघरे में खड़ा होगा, चाहे वह ईडी का हो, चाहे सीबीआई का हो, चाहे किसी थाने का पुलिस वाला हो, चाहे सेबी से जुड़े तमाम अधिकारी हों, चाहे बीएसई इंडेक्स को रोज चलाने वाले अधिकारियों की पूरी फहरिस्त हो, यानी सब मिले हुए हैं। तो ऐसे में एक बात और सोचनी होगी, इन्हीं बातों को लेकर तो पार्लियामेंट की जो कमेटी है, अकाउंट कमेटी पीएसी है, उसने नोटिस दिया था सेबी की चेयरमैन को माधवीपुरी बुच को कि आप हमारे सामने आइए। साल भर पहले की बात है ये। पहले कहा गया एक दिन कि हम व्यस्त हैं, दूसरी बार कहा कि ठीक है हम आपको बतलाते हैं और तीसरी बार से कोई जानकारी नहीं आई क्योंकि सरकार पीछे खड़ी थी। और जब सरकार ही पीछे खड़ी हो और सत्ता ही पीछे खड़ी हो तो फिर किसी अधिकारी को चिंता करने की कौन सी बात है। तो वो पीएससी यानी इस देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पार्लियामेंट की पीएससी कमेटी के सामने ही नहीं आई। वो इंतजार करते रह गए कि आज नहीं कल आएंगे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सांसदों की मौजूदगी होती है और विपक्ष की बड़ी पार्टी के नेता वो पीएससी चेयरमैन होते हैं। लेकिन नहीं सुना गया। केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता हैं, वो पीएससी के चेयरमैन, उन्होंने नोटिस भेजा लेकिन नहीं लाया गया। तो जाहिर है सरकार का वरदहस्त था, तभी नहीं आई। और इस दौर में अगर सरकार की एजेंसियां काम नहीं कर रही थी तो इसका मतलब है सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए होंगे। तो आखिरी सवाल यह भी हो सकता है तब इस दौर में क्यों जरूरत पड़ गई और क्या इस देश के भीतर में वाकई एंटी करप्शन ब्यूरो का स्पेशल कोर्ट कुछ अलग धारणा के साथ उतरा है। यह हो सकता है किसी एक ने ईमानदारी दिखाई और उसके बाद चीजें फंसती चली गई और हर कोई इस कटघरे में खड़ा नजर आया। यह हो सकता है, लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी है। सरकार से इस देश की इकोनॉमी संभाले संभल नहीं रही है। शेयर बाजार जो बताने के लिए बार बार एक बैरोमीटर के तौर पर काम करता था कि देखिए उसके आसरे नाप लीजिए हमारी इकोनॉमी बड़ी शानदार है। अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जिन्होंने भी पैसा लगाया था, कम से कम जनवरी 2023 के बाद हर कोई बड़े संचय की दृष्टि से देख रहा था। यह पैसा बनाने की जगह है, यह शायद एक लॉटरी और लूट की जगह है। एक ऐसी परिस्थितियां आकर फंस गई इस देश के भीतर। लेकिन बीते दिनों जब दुनिया के भीतर ट्रेड वार की शुरुआत होती है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो विदेशी निवेशक थे, जब वो जान जाते हैं कि रुपया नीचे है, डॉलर ऊपर है, यहां से जो पैसा निकालना है निकालते चले जाओ, तो वो निकालते चले जाते हैं और सिर्फ जनवरी और महीने में 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा वो पैसा निकाल लेते हैं, यानी बिकवाली कर देते हैं। शेयर बाजार से उठता हुआ भरोसा, सरकार की इकोनॉमी को लेकर उठते हुए सवाल, इस देश की बैंकिंग प्रणाली और उसमें लोन लेकर बैठने वाले लोगों की तादाद जो पैसा नहीं लौटाते हैं और अपनी कंपनियों को एनसीएलटी के दायरे में लाकर दिवालिया घोषित करना चाहते हैं, और इसके ठीक समानांतर बहुत सारे लोग जो पैसा लेकर कर्ज लेकर देश छोड़कर भाग जाते हैं। और इन सब के बीच अब शेयर बाजार तो सब कुछ ना संभाल पाने की स्थिति में जब नए चेयरमैन को दिया गया पद तो उसके बाद पुराने चेयरमैन के ऊपर कार्रवाई करने में लगभग 24 घंटे का ही वक्त लगा, क्योंकि कल देर शाम ही यह तय कर लिया गया कि इनके खिलाफ अब एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। मैसेज क्या है? मैसेज दो ही है। इस देश के भीतर की अर्थव्यवस्था के साथ जो खिलवाड़ सत्ता ने किया और उस खिलवाड़ के जरिए जिस नेटवर्थ का बुलबुला इस देश में फैलाकर शेयर बाजार को दिखाया गया, वो एक झटके में क्या सब कुछ
डूबने की स्थिति में खड़ा है। इसीलिए सरकार के भीतर की बेचैनी अब उस करप्शन को लेकर कुछ सवालों के आसरे कुछ जांच करके चीजों को भटकाने की है या वाकई कार्रवाई होगी। क्योंकि इस दायरे में तो इस देश के भीतर हर वो कंपनी आएगी जो शायद ईडी के निशाने पर रहनी चाहिए, शायद डीआरआई के निशाने पर होनी चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंस को लेकर सीबीआई भी सक्रिय रही, लेकिन इस दौर में खामोश रही। यानी सवाल सिर्फ माधवीपुरी बुच का नहीं है, उन 3 मेंबर्स का नहीं है जो सेबी से जुड़े हुए हैं, या 2 बीएसई इंडेक्स से जुड़े अधिकारियों का नहीं है। यह सवाल इस देश के सिस्टम और सरकार का भी है। फाइलें खुलेंगी, और फाइलें खुलेंगी तो क्या उस तार के आसरे मुंबई के शेयर बाजार से चलते चलते यह देश के वित्त मंत्रालय और वहां से होकर पीएमओ तक यह धागा और तागा जाता नहीं है? क्योंकि इस देश में कॉरपोरेट का खुला खेल तो सबकी आंखों के सामने है, और संयोग या कहे सच की परिस्थिति वही है कि जिसके सरकार के साथ बेहतरीन गठजोड़ और जो मित्र की भूमिका में है, उन्हीं के शेयर के मैनिपुलेशन के बाद यह पूरा खेल माधवीपुरी बुच का सामने आया, जिसके बाद अब एफआईआर हुई है। मनाइए, मनाइए कि कोई कार्रवाई हो, मनाइए हो कि फाइलें खुले, मनाइए कि इस देश के भीतर असल इस देश की इकोनॉमी क्या है, उस जमीन को देखने और दिखाने की स्थिति में सत्ता आकर खड़ी हो जाए और वो बताए कि दरअसल हकीकत हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर क्या है और हमने कैसे शेयर बाजार के भीतर घपला या घोटाला किया है। ये कह पाने, दिखा पाने की स्थिति में कौन कब कैसे होगा, इंतजार हमें आपको करना होगा। लेकिन फिर भी बधाई मुंबई के एंटी करप्शन ब्यूरो के स्पेशल कोर्ट और जज को, जिन्होंने कम से कम उस बुलबुले को तो उफान पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर पता चले कि शेयर बाजार के साथ पैसा बनाने का खेल करता कौन है, कैसे ठगी और कैसे मैनिपुलेशन होती है। इंतजार करते हैं, क्योंकि कल एक बार फिर शेयर बाजार खुलेगा। इसका असर कितना भयावह हो सकता है, इंतजार कीजिए कल धड़कनों के साथ, जब शेयर बाजार खुले, और इंडेक्स के उस एरो को भी देखते रहिएगा जो ऊपर नीचे जाता है, क्योंकि कल वाकई एक हिस्टोरिक डे है शेयर बाजार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।